नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर से आपको सेंटर मास लोकेट करना है, बट इस बार थोड़ा सा ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत बार यूज होता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको आपने एक पॉइंट से सपोर्ट किया, तो मैं बोल सकता हूं कि इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है, इस पॉइंट से अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। ओके, टिपिकल कोलिजन का प्रॉब्लम है, मुझे दिख रहा है दो पार्टिकल्स हैं, इनिशियल वेलोसिटीज दी हुई है, कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है, एंड फाइनल वेलोसिटीज दी हुई है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आफ्टर कोलिजन दे मूव विद दीज, आपसे पूछा बस स्पीड्स v1 एंड v2। आप जानते हो बहुत सिंपल है, कोई भी कोलिजन में, चाहे वो इलास्टिक या इन इलास्टिक हो, हम जानते हैं मोमेंटम तो कंजर्व होता है ना। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे साथ 900 सवाल सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। इस बार हम बात कर रहे हैं सेंटर मास और लीनियर मोमेंटम चैप्टर के 15 क्वेश्चंस जो पहले जेई में आ चुके हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इनफैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से लिया है मैंने। आपके पास एक रॉड है, सी जो बोल्ड में व्हाइट लाइन दिख रही है ना, थिक वाली, ये एक रॉड है। और इसका देखो मास और लेंथ सारे कोऑर्डिनेट्स वगैरह डायग्राम में दिए हुए। आपसे पूछा हुआ है कि इस रॉड के लिए सेंटर मास का लोकेशन कहां होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ना तीन पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, लॉजिकली ऐसे सोचो, दिस इज पार्ट वन, पार्ट टू एंड दिस इज पार्ट थ्री। पार्ट टू ये वाला तो तुम्हें दिखेगा नहीं, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, सी दिस इज पार्ट टू एंड दिस इज पार्ट थ्री। ये आपका पार्ट वन था। ठीक है, तीनों को अपने अपने सेंटर मास पे एक पॉइंट पार्टिकल से रिप्लेस करो। पहले क्या कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं, देखो फर्स्ट रॉड जो है इसका मास 2m है ना, इसका सेंटर मास मिडिल में आएगा, यहां बना लो। और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हम जानते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं l, l, सी x में l, y में भी l। जो सेकंड पार्ट है उसका मास है m, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखें x में 2l एंड y में l/2। फॉर द थर्ड पार्ट मास m है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले, देखें x में देखेंगे तो 2l प्लस l/2, दैट मींस 5l/2, और y में तो जीरो ही है। ठीक है, अब ये तीन पार्टिकल्स आ गए। अब तुम जानते हो कैसे निकालना है। मैं सेंटर मास मैं बोलूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ, ऐसे करते हैं x और y अलग अलग निकाल लेते हैं पोजीशन वेक्टर की जगह। पहले x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तुम जानते हो ना फॉर्मूला, समेशन ऑफ mi xi डिवाइड बाय समेशन ऑफ mi, यही करूंगा। तो जरा लगाओ फॉर्मूला। यहाँ पे क्या आएगा, देखो पहला 2m इंटू l, दूसरे के लिए देखें m इंटू 2l, फिर तीसरे के लिए देखें m इंटू 5l/2 डिवाइड बाय टोटल मास, दिख रहा होगा टोटल मास है 4 है। तुम वेरीफाई कर सकते हो सॉल्व करके, इनफैक्ट अभी दिख जाएगा 4 प्लस 5/2 है ना, तो मेरे ख्याल से 13/8 आ गया। सी एक्स सी एम एस 13l/8। ऐसे YCM निकाल लो, YCM में समेशन mi yi कर देंगे। तो यहां से स्टार्ट करें, यहाँ पे आएगा 2ml प्लस m इंटू l/2 और लास्ट में जीरो जाएगा, लास्ट का y कोऑर्डिनेट जीरो है, डिवाइड बाय 4 है। इसको सॉल्व कर लो, देख सकते हो याद आएगा 5l/8। ठीक है, मतलब कि x में 5l/8, सॉरी x में 13l/8 और y में 5l/8, तो फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर से आपको सेंटर मास लोकेट करना है, बट इस बार थोड़ा सा ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत बार यूज होता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको आपने एक पॉइंट से सपोर्ट किया, तो मैं बोल सकता हूं कि इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है, इस पॉइंट से अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, उस वर्टिकल लाइन पे ही इस ऑब्जेक्ट का सेंटर मास लाई करना चाहिए। ठीक है, मैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूं, नॉट जस्ट फॉर दिस रॉड। और इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो बोला हुआ है एल शेप्ड ऑब्जेक्ट है, ए बी इक्वल टू बी सी। आपसे पूछा है व्हाट इज द एंगल मेड बाय ए बी विद द डाउनवर्ड वर्टिकल। थीटा की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालूंगा मैं। एक चीज रियलाइज करो, इसमें मैंने देखा बच्चों को बहुत कॉमन मिस्टेक करते हुए, वही करते हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं और पता नहीं क्यों जबरदस्ती वो मान लेते हैं कि ए से ये जो लाइन आ रही है सी से पास करेगी। तुम रियलाइज करो, अगर तुमने जैसे ही डायग्राम बना लिया, तुमने अपने आप फिक्स कर दिया थीटा की वैल्यू 45। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये डायग्राम हमारा जो है ना थोड़ा सा सही नहीं है। इफेक्ट एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था। इफ आई ट्राई टू शो यू द राइट डायग्राम, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ये है आपका ए, ये है बी, ये है सी, सच दैट जब तुम ए से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे ना, वो सी से पास नहीं करेगी। ठीक है, वो रॉड में किसी और पॉइंट से पास करेगी। इन एनी केस कैसे मैं निकालूंगा एंगल, मैंने क्या बोला, मुझे वर्टिकल लाइन के साथ ये एंगल निकालना है।
तो मैं कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहा हूं, जिस पॉइंट पे आपने सपोर्ट किया है उस पॉइंट से जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो उसी लाइन पे सेंटर मास आता है। तो क्या इफेक्टिवली मैं ये नहीं बोल सकता कि एंगल थीटा कौन सा एंगल है? एंगल थीटा वो वाला एंगल है जिसमें आप ए और सेंटर मास को ज्वाइन करें, एक लाइन आएगी, ए और बी को ज्वाइन करें, ये लाइन ऑलरेडी है, इन दोनों के बीच में एंगल आ रहा है, वही एंगल थीटा। कैसे निकाले एंगल थीटा? बहुत इजी है। सेंटर मास को लोकेट करना है तो मैं जस्ट, ताकि आपको विजुलाइज करना इजी हो ना, इस रॉड को स्ट्रेट करके ड्रॉ करता हूं, टिल्टेड नहीं ड्रॉ करता, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट कर देता हूं, आप इमीडिएटली समझ जाओगे। और बेटा ये ए है, ये बी है और ये सी। आप इमीडिएटली समझ जाएंगे इस पार्ट का सेंटर मास मिडिल में आएगा, इस पार्ट का भी सेंटर मास मिडिल में आएगा, L/2 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 L/2। तो इन दोनों का सेंटर मास एग्जैक्टली इनके मिडिल में होगा। डिस्टेंसेस क्या होंगे दिख रही है आपको? सोच के देखो, पहले ये वाली डिस्टेंस सोचो, देखो ये पूरी L/2 थी, उसके मिडिल में आ रहा है, यानी ये वाली डिस्टेंस आपकी होगी L/4। वंस अगेन ये भी पूरी L/2 थी, उसके मिडिल में आ रहा है L/4, लेकिन अगर मैं ऊपर से ले लूं L/2 प्लस L/4, यानी ऊपर से ये वाली डिस्टेंस लूंगा तो ये हो जाएगी 3L/4। मतलब आप समझ रहे हो कि अब अगर मैं यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बनाऊं, देखो इस तरीके का, लेट्स से आई टेक दिस कलर एंड मेक अ राइट ट्रायंगल, और अब अगर मैं ये एंगल डिटरमाइन करने की कोशिश करूं, सी ये एंगल थीटा में डिटरमाइन करने की कोशिश, कौन सा एंगल है वो? देखो वही है ना, ए को मैंने सेंटर मास से ज्वाइन किया है और लाइन ए भी, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो तुम्हें दिख रहा होगा tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा होता है ऑपोजिट साइड, ये L/4 है डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो क्या तुम देख पा रहे हो tan थीटा की वैल्यू आ रही है, ये वाली साइड है L/4 और ये वाली साइड आपकी 3L/4, तो आई एम श्योर यू कैन सी tan थीटा कम्स आउट एज 1/3। ठीक है, कॉन्सेप्ट फिर से बोल रहा हूं, अगर एक पॉइंट पे आपने किसी ऑब्जेक्ट को सपोर्ट किया है तो उस पॉइंट से जो वर्टिकल लाइन पास करती है उसी पे सेंटर मास लाई करना चाहिए, वरना आपका ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, उस पर टॉर्क लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इनफैक्ट एक क्वेश्चन मुझसे बहुत बच्चों ने डाउट्स में पूछा है, तो देख लेते हैं इसको एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करना है। और एकदम बेसिक अजम्पशन लेके करना है। देखो, पर्सन है सिटिंग ऑन अ स्विंग ऑफ लेंथ कैपिटल L, स्विंग कर रहा है, तो उसको एक पेंडुलम की तरह माने, सारे मास को पर्सन के सेंटर मास पे कॉन्सेंट्रेट मानेंगे हम, विद एन एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट। ओके, पर्सन स्टैंड्स अप व्हेन द स्विंग पासिंग थ्रू द लोएस्ट पोजीशन। तो ऐसे स्विंग कर रहा है वो, और जब वो अपने लोएस्ट पोजीशन में है तो पर्सन स्टैंड अप हो जाता है। मैं इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना चाहता हूं, आई विल शो यू व्हाट आई मीन हियर। सी, दिस इज व्हाट आई मीन। देखो ये स्विंग है, पर्सन का जो सेंटर मास है यहां से कैपिटल L डिस्टेंस पे था पहले, ठीक है। ये स्विंग जब अपने मीन पोजीशन पे आया तो अपनी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी पे होगा, लेट्स से एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट। अब क्या होता है, ये पर्सन उठ जाता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे आने के बाद ये उठ जाता है थोड़ा सा, लेट्स से इसका सेंटर मास, जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है, इसका सेंटर मास उठ जाता है अपनी इनिशियल पोजीशन के कंपैरिजन में एक डिस्टेंस स्मॉल l से, यानी कि ऊपर से जो इसकी डिस्टेंस रह जाएगी सेंटर मास की, वो रह जाएगी कैपिटल L माइनस स्मॉल। तो अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है ना कुछ बढ़ जाएगी, लेट्स से एंगुलर वेलोसिटी रहती है ओमेगा, पहले थी ओमेगा नॉट। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि अगर आप का सेंटर मास की डिस्टेंस एक्सिस से कम हो रही है, सी पहले कैपिटल L थी, बाद में कैपिटल L माइनस स्मॉल हो रही है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है। और क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, आई नो बेटा ये सेंटर मास वाला चैप्टर है तो मैं थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट यूज करूं, बट अज्यूमिंग कि आप जेई जो कमिंग जेई अटेम्प्ट है उसी के लिए इस सीरीज को देख रहे हैं, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी थोड़े बहुत पता ही होंगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब ये पर्सन उठेगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि जो भी फोर्सेस हैं वो सारी एक्सिस से पास कर रही होंगी, इस प्रोसेस में कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा होगा। तो इस प्रोसेस में क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा हो, तो हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व हो जाएगा। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि इस प्रोसेस में व्हेन द पर्सन इज लिफ्टिंग अप कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, ठीक है, तो सब केवल इंटरनल इंटरेक्शन है सिस्टम के अंदर। सो मैं बोल सकता हूं फाइनल एंगुलर मोमेंटम, सी एंगुलर मोमेंटम में लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम m इनटू l माइनस स्मॉल l का होल स्क्वायर इनटू ओमेगा मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। पहली चीज, यहां से ओमेगा और ओमेगा नॉट में रिलेशन आ जाए। फिर हम क्या बोल सकते हैं, अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है। साथ ही अगर ये पर्सन लेफ्ट हो रहा है तो इसका सेंटर मास क्योंकि ऊपर जा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हुई है,
इनफैक्ट सबसे ज्यादा मैंने यही देखा है इस क्वेश्चन में मिस्टेक बच्चे ये करते हैं, इनमें से कोई एक चीज लेते हैं, या तो कुछ बच्चे केवल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी भूल जाते हैं, या फिर जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज लेते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी भूल जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये उठा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। और याद रखो काइनेटिक एनर्जी होती है एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिवाइड बाय 2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या मैं लिख सकता हूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ये मैं इस फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व्ड है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर ml स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कैपिटल M इंटू L माइनस स्मॉल l होल स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो है ही हमारे पास, तो मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ चुका है, और ये क्योंकि डिस्टेंस L ऊपर उठ रहा है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी आ चुका है। मैं ऐसा कर रहा हूं, जो भी मैंने लिखा है एक्सप्लेन किया है, इसको छोटू छोटू कर देता हूं, रीसाइज कर देता हूं, और फिर फाइनल कैलकुलेशन करके देखते हैं यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इसको मैं जल्दी से डू दिस, सॉरी, यस, जल्दी से यहाँ पे रिसाइज करके रख देते हैं। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। नाउ द वर्क विल बी डन बाय द फोर्सेस इनसाइड द पर्सन। वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है, इसको लिख देते हैं ml स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स m into l minus small l whole square minus initial kinetic energy half ml square omega naught square plus change in potential energy mg small l is same as work done by the person। मैं लिख देता हूँ WP, work done by the person। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आप देख सकते हो कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पे। कॉमन टर्म्स लोगे तो देखोगे कि फर्स्ट टर्म आपके पास बचेगी L स्क्वायर बाय L माइनस L स्मॉल l होल स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म होगी -1 प्लस mgl इज सेम एज द वर्क डन बाय द पर्सन। तुम समझ चुके होगे यहाँ पे, क्योंकि स्मॉल l बहुत कम है तो कैपिटल L स्क्वायर कॉमन ले, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएं, और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। साथ ही मैं क्या करूंगा, ये जो है हाफ ml स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, देखो ओके मैंने यहाँ लिखा नहीं है, हाफ ml स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या है ना, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और मैं इसको इनिशियल एंगुलर एम्पलीट्यूड से रिलेट कर सकता हूँ। लास्ट स्टेप पे करेंगे उसको, पहले इसी के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो हाफ ml स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, और जैसे मैं बोल रहा था यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के आपके पास आने वाला है 1 प्लस 2 स्मॉल l बाय कैपिटल -1 प्लस mgl इज सेम एज द वर्क डन बाय द पर्सन। एक चीज और रह गई है बस यहाँ पे, जैसे मैंने बोला ये जो है ना हाफ ml स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, उसको मैं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अगर कोई चीज एक एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट से गिरती है तो कितनी काइनेटिक एनर्जी आती है मीन पोजीशन पे आके, हम जानते हैं, हम बोलते हैं जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी उसने लूज की है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। सो कैन आई से हाफ ml स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, इट इज सेम एज mg इनटू चेंज इन हाइट, और बेटा चेंज इन हाइट हो जाएगा l इनटू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। तुम जानते होगे 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल्स थीटा स्क्वायर बाय 2। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और फिर 2 इंटू थीटा बाय 2 का स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 2। तो इसको अगर मैं थीटा स्क्वायर बाय 2 लिख दूं स्मॉल एंगल्स के लिए, सॉरी, इसको अगर मैं थीटा स्क्वायर बाय 2 लिख दूं तो तुम्हें दिख रहा होगा आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको मिल जाएगी mgl थीटा नॉट स्क्वायर बाय 2। यही वैल्यू आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालना है। कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऐसा करते हैं कि मैं लिखूंगा, देखो फर्स्ट टर्म है ना हाफ ml स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसको यहाँ लिख देते हैं mgl थीटा नॉट स्क्वायर बाय 2, ब्रैकेट में देखें 1 कैंसिल हो चुका है, इंटू 2 स्मॉल l बाय कैपिटल L प्लस mg इंटू स्मॉल l इज सेम एज वर्क डन बाय द पर्सन। आई एम श्योर आप देख पा रहे हैं ये कैपिटल L 2 के फैक्टर्स कैंसिल हो चुके हैं। आप देख रहे होंगे mg स्मॉल l कॉमन आ जाएगा, दोनों टर्म्स में बच जाएगा क्या 1 प्लस थीटा नॉट स्क्वायर, यानी कि mg स्मॉल l 1 प्लस थीटा नॉट स्क्वायर। बेटा सेकंड ऑप्शन आपका आंसर। 3 स्टेप्स है यहाँ पे, पहला एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, दूसरा वर्क एनर्जी इक्वेशन लगाया, और तीसरा वर्क एनर्जी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने में जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो मैंने एंगुलर एम्पलीट्यूड से रिलेट कर ली। बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है देयर इज अ वेज लाइक एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ सम मास, ये बेटा मास कैपिटल M इक्वल टू है, अनदर पार्टिकल अप्रोचेस द वेज विद स्पीड v, तो कुछ ऐसा है।
मान लो एक वेज है मास 4m का, एक पार्टिकल आता है मास m का, स्पीड v से, इसको अप्रोच कर। तुम इमेजिन कर सकते हो ये जैसे इसके ऊपर क्लाइम करने लगेगा ग्राउंड पे, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो ये वेज भी मूव करने लगेगा। जिस टाइम पे पार्टिकल वेज पे अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, उस टाइम पे पार्टिकल की वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, और उस टाइम पे दोनों साथ साथ मूव कर रहे होंगे। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर ये इनिशियल सिचुएशन है, जब फाइनल सिचुएशन ड्रॉ की जाए जबकि ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो हम कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। हम बोलेंगे पार्टिकल जो है लेट से कुछ यहां तक क्लाइम कर चुका होगा, आई एम सॉरी, हाँ, ये पार्टिकल लेट से कुछ यहां तक क्लाइम कर चुका होगा सच दैट ये पूरे सिस्टम की वेलोसिटी होगी इधर लेट से v प्राइम, और इस पार्टिकल की हाइट जो है ग्राउंड से हो चुकी है लेट से h। क्या करेंगे, दो चीजें करनी है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी और वो फाइनल वेलोसिटी v प्राइम को रिलेट करने के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन कर देंगे, और दूसरा हाइट h को निकालने के लिए वर्क एनर्जी लगा देंगे। ठीक है, तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहा हूं। देखो इनिशियल लीनियर मोमेंटम mv इज सेम एज फाइनल लीनियर मोमेंटम 5mv प्राइम, यहां से v प्राइम आ जाता है, v प्राइम आ जाता है v/5। अब वर्क एनर्जी इक्वेशन लगा दो, बोलोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज सेम एज वर्क डन बाय अदर्स, देयर इज नो वर्क डन बाय अदर्स, जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भाई, देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख दूं मैं हाफ इनटू 5m इनटू v प्राइम का स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिख देते हैं प्लस mgh, दिस इज सेम एज जीरो। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल है, देखो v प्राइम की वैल्यू डाल दोगे v/5, तो यहाँ पे आई कैन सी दैट यू विल गेट mgh सेम एज, अगर उधर हाफ mv स्क्वायर कॉमन ले रहे होगे तो आ रहा होगा 1 माइनस 1/5, बेटा 1 इससे, और आप रियलाइज कर सकते हो ये हाफ mv स्क्वायर इंटू 1/5 आ रहा होगा। ठीक है, चेक कर सकते हैं v प्राइम की वैल्यू डाल के। बात ये है कि वहां पे हाफ mv स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/5 वगैरह आ गया, तो यहाँ पे 4/5 2 कैंसिल कर दूंगा तो h की वैल्यू आ जाएगी 2v स्क्वायर बाय 5g। मतलब कि मैं ऑप्शंस देख रहा हूं तो थर्ड ऑप्शन। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, टिपिकल कोलिजन का प्रॉब्लम है, मुझे दिख रहा है दो पार्टिकल्स हैं, इनिशियल वेलोसिटीज दी हुई है, कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है, एंड फाइनल वेलोसिटीज दी हुई है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आफ्टर कोलिजन दे मूव विद दीज, आपसे पूछा बस स्पीड्स v1 एंड v2। आप जानते हो बहुत सिंपल है, कोई भी कोलिजन में चाहे वो इलास्टिक या इनइलास्टिक हो, हम जानते हैं मोमेंटम तो कंजर्व होता है ना, और मोमेंटम कंजर्व करोगे यहाँ पे क्योंकि x और y एक प्लेन में मोशन होता है ना, दो इक्वेशन आएंगी, एक x एक्सिस पे मोमेंटम कंजर्वेशन और एक y एक्सिस पे। लगा देते हैं, मैं बोलूंगा इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन इज सेम एज फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन। देखो इनिशियल मोमेंटम x डायरेक्शन में, इसका देख लो, मास वेलोसिटी cos 30, मैं बोल दूं 10m cos 30 प्लस इसका देख लो मास वेलोसिटी cos 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 10m cos 45 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन। फाइनल क्या है, देखो इसको देखो 2m v1 cos 30 इक्वल टू 2m v1 cos 30 प्लस इसका देख लो अब m v2 cos 45, m v2 cos 45। तुम समझ गए होगे, दोनों साइड ऑब्वियसली मास का टर्म जो है ना कैंसिल होने वाला है, cos 30 cos 45 की वैल्यू रख सकते हो। ये x डायरेक्शन में इक्वेशन है, ऐसी y डायरेक्शन में आ जाएगी, p इनिशियल इन y इज सेम एज p फाइनल इन y। p इनिशियल इन y लिख सकते हैं ना, सिमिलरली यहां बस cos की जगह sin होने वाला है, तो मैं लिख देता हूं जल्दी से 10 sin 30। एक चीज लेकिन ध्यान रखना है अपने को, y में देखो इसका तो y डायरेक्शन का मोमेंटम डाउनवर्ड है, इसका अपवर्ड है, तो डाउनवर्ड अपवर्ड के लिए डाउनवर्ड को मैं नेगेटिव रखूंगा, अपवर्ड को पॉजिटिव, तो इसका जो y कंपोनेंट है उसको मैं नेगेटिव बोलता हूं, इसको पॉजिटिव बोलना है। सो 10m sin 45 इज सेम एज, फाइनली हम देखेंगे तो 2m v1 sin 30 पॉजिटिव में 2m v1, अच्छा m तो मैं नहीं लिख रहा ना क्योंकि m तो कैंसिल ही होने वाला है, तो मैं यहां पे भी m नहीं लिखता हूं, वो बोला था 2v1 sin 30 पॉजिटिव डायरेक्शन में, और देखेंगे इसका नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो आ जाएगा माइनस v2 sin 45। भाइयों बहनों दोस्तों, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी इजीली, v1 और v2 के लिए वेरीफाई कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा लास्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके फिर से कोलिजन का प्रॉब्लम है। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद स्पीड 2v, देख लेते हैं, मास m स्पीड 2v collides with another mass 2m moving with speed v in the same direction. ओके ये जो 2m है ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है v से। ओके कोलाइड करता है। इस कोलिजन के बाद क्या होता है, फर्स्ट मास स्टॉप, तो m तो स्टॉप हो जाता है, फर्स्ट मास स्टॉप while the second one splits into two particles each of mass m. ओके तो सेकंड में से दो पार्टिकल्स बन जाते हैं m और m के। और क्या होता है, दोनों जो है एंगल 45 में मूव करते हैं ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ। तो देखो ये अगर ओरिजिनल डायरेक्शन है तो बोला दोनों 45 डिग्री पे है, तो ऑब्वियसली एक ऊपर एक नीचे होगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है और शायद यही स्पीड पूछी है। जी हाँ, तो लेट्स सपोज ये स्पीड्स हैं इनकी v1 v1, दोनों की स्पीड सेम होना जरूरी है बिकॉज अदरवाइज बाय डायरेक्शन मोमेंटम कैंसिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये भी मुझे दिया हुआ है, ये एंगल है 45। बच्चों तुम समझ चुके हो, बहुत सिंपल है। फिर से मोमेंटम कंजर्व करना है, इस बार तो एक ही एक्सिस पे करेंगे, आंसर आ जाएगा एक्स एक्सिस पे। इनिशियल मोमेंटम देखो एक्स डायरेक्शन में, इनिशियल मोमेंटम देखेंगे 2mv इसकी वजह से, और फिर से 2mv दूसरे वाले की वजह से 2mv इज सेम एज, यहां पे देखिए एक्स डायरेक्शन मोमेंटम mv1 cos 45, तो mv1 cos 45 और ऐसे दो टर्म्स आएंगे तो मल्टीप्लाई कर देना 2 से, कॉमन टर्म्स कैंसिल कर दो, m कैंसिल कर दो, इधर बच जाएगा 4v इज सेम एज, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा √2v1 which means v1 is same as 2√2v, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 2√2v मतलब लास्ट ऑप्शन। फिर से कोलिजन का प्रॉब्लम है, मैं पहले तुम्हें क्वेश्चन समझाता हूँ क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट्स से देयर इज अ पेंडुलम, यहाँ ग्राउंड पे एक और ब्लॉक से, लेट्स से मास कैपिटल m का, पेंडुलम का मास ले लेते हैं स्मॉल m, और देखो पेंडुलम को आपने रिलीज किया है एक स्मॉल एंगल थीटा नॉट से, तो क्या होगा, ये इधर आएगा, जब ये लोएस्ट पॉइंट पे आता है बेटा, मान लेते हैं इसकी स्पीड हो जाती है u, लोएस्ट पॉइंट पे जब ये आता है तो एक सामने ब्लॉक रखा हुआ है कैपिटल m का जिसके साथ कोलाइड करता है, और इनफैक्ट ये भी बोला हुआ है कि इसके साथ कोलाइड करेगा इलास्टिकली, इलास्टिक कोलिजन होता है। कोलाइड करने के बाद बोला हुआ है इट बाउंसेस बैक, तो मान लेते हैं कोलाइड करने के बाद ये जो कैपिटल m है ना, इसकी स्पीड हो जाती है w बोल रहा हूं मैं स्पीड को, और जो स्मॉल m वापस जाएगा, जो स्मॉल m वापस जाएगा इसकी स्पीड हो जाती है लेट्स से v। अब बोल रहा है इट गोज बैक टू एन एंगल θ1, अब वापस जब जाएगा तो एंगल θ0 तक नहीं जाएगा, आया था θ0 से, वापस जाएगा कुछ कम एंगल तक, लेट्स से θ1। पहली बात तो तुम समझते हो कि जो एंगल्स है इनका रिलेशन आप लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी के साथ कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये बताया था आपको, क्या मैं बोल सकता हूं कि हाफ mu स्क्वायर इज सेम एज mgl, वेयर l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इनटू mg इनटू चेंज इन हाइट करना है ना, और आप जानते हो ये चेंज इन हाइट l इनटू 1 माइनस cos थीटा, तो mgl इनटू 1 माइनस cos थीटा नॉट। मैंने अभी तुमको बताया था ये आ जाता है फॉर स्मॉल एंगल्स थीटा स्क्वायर बाय 2, तो अगर उसको यूज कर लो तो तुम्हें दिख रहा है यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी gl थीटा नॉट स्क्वायर, मतलब आपका u जो है, अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं, u इज रूट ऑफ gl इनटू थीटा नॉट, मतलब आपका स्पीड और एम्पलीट्यूड जो है ना, स्पीड और एंगुलर एम्पलीट्यूड में डायरेक्ट रिलेशन है। ऐसे तुम बोल पाओगे, वापस जाते हुए अगर v है तो तुम बोल पाओगे v इज सेम एज रूट ऑफ gl इनटू θ1। ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन हो गया, स्पीड और एंगुलर एम्पलीट्यूड में रिलेशन। अब अगर इनिशियल स्पीड मुझे गिवन है तो फाइनल स्पीड में कैसे निकाल सकता हूं, कोलिजन की थ्योरी से। कोलिजन में दो इक्वेशन लगाते हैं ना भाई, कौन कौन सी दो इक्वेशन लगाते हैं, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो जल्दी इसके ऊपर, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम में क्या आएगा, एक तो आएगा माइनस mv, दिख रहा है स्मॉल m पीछे जा रहा है, प्लस आएगा कैपिटल M इंटू w, एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आपको आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेम एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो आप लिख पाएंगे u सेम एज v प्लस w। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं v के लिए, कैसे सॉल्व करें v के लिए, w को एलिमिनेट कर देते हैं, इसको कैपिटल M से मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो, तो क्या आएगा देखो, माइनस करने के बाद दोनों इक्वेशंस को मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू यू, राइट हैंड साइड में देखो आ जाएगा आपके पास कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v, मतलब कि v की वैल्यू आ जाएगी, और रादर v बाई यू की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल M प्लस स्मॉल m ओवर कैपिटल M माइनस स्मॉल m। लेकिन मैं जानता हूं स्पीड्स तो एंगुलर एम्पलीट्यूड से डायरेक्टली रिलेटेड है,
तो मैं क्या बोल सकता हूं कि v बाय u का रेशियो है सेम एज थीटा 1 बाय थीटा नॉट। और अगर मुझे पता है तो यहाँ पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा के मैं मास के लिए सॉल्व कर सकता हूँ। लगा दो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो, आप देखेंगे आ जाएगा आपका कैपिटल एम बाय स्मॉल एम, वेरीफाई करिएगा सेम एज थीटा नॉट माइनस थीटा 1 डिवाइड बाय थीटा नॉट प्लस थीटा 1 यार, विच मींस कैपिटल एम की वैल्यू आ जाने वाली है भाई थर्ड ऑप्शन। ये आपका आंसर होना चाहिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन का प्रॉब्लम है, और आप जानते हैं इनइलास्टिक कोलिजंस में जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजंस होते हैं ना तो मोमेंटम तो लॉस नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो सकता है। अगर आप क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन में बोल रहा है पहले ए बी से जाके कोलाइड करता है, फिर ये जो कंबाइंड मास है ये सी के साथ जाके कोलाइड करता है, और फाइनली पूरा का पूरा मास साथ साथ मूव कर रहा है। मैं जानता हूं इस प्रोसेस में मेरा मोमेंटम चेंज नहीं होने वाला। इनफैक्ट मैं बोल सकता हूं कि मोमेंटम p, लेट्स से इनिशियल मोमेंटम था p, वो सेम ही रहने वाला है। इनिशियली और फाइनली टोटल मोमेंटम सेम ही रहेगा। इनिशियल मोमेंटम कितना था, लेट्स से m इनटू v, ठीक है ना, केवल ये मूव कर रहा था v वेलोसिटी से। फाइनली ये पूरा मास एक साथ मूव कर रहा होगा। मैं पूरा मास एक साथ लिख देता हूं, कैपिटल M प्लस 2 इनटू स्मॉल m, लेट्स से मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 से। तो मेरा पॉइंट क्या है, फाइनली जो मोमेंटम होगा वो भी सेम ही होगा। फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि v1 क्या होगा v के टर्म्स, हमसे पूछा है कि अगर आपने को पता है कि इस पूरे प्रोसेस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 5/6 फ्रैक्शन लॉस हो जाता है। पहली बात तो रियलाइज करो, अगर काइनेटिक एनर्जी का 5/6 फ्रैक्शन लॉस हो गया तो बच गया कितना, 1 माइनस 5/6, यानी 1/6 फ्रैक्शन बच गया होगा। तो अगर 1/6 फ्रैक्शन बचा है केवल काइनेटिक एनर्जी का, तो आपसे पूछा मास का रेशियो क्या होगा। तो पहली बात मैं तुम्हें रियलाइज कराना चाहता हूं कि यार काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है। आप जानते हो ना, काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल की कैन बी रिटन एज मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू इट्स मास। मैं जानता हूं इनिशियली जो मोमेंटम था और फाइनली जो मोमेंटम था वो तो सेम है। तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करने के लिए क्या करूंगा ना, मोमेंटम ये वाला फॉर्म यूज करूंगा, मोमेंटम स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू मास। तो मोमेंटम वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन final kinetic energy is same as 1/6 initial kinetic energy. Can I write final kinetic energy will be p square by 2 into final mass? बेटा final mass हो जाएगा 2 small m plus capital M. This is equal to 1/6 times initial kinetic energy. Initial kinetic energy is p square divided by 2 into small m. इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो क्या देख पा रहे हो, कॉमन टर्म्स कैंसिल करके कैपिटल M plus 2 into small m is same as 6 into small m. इसको सॉल्व कर लो और कैपिटल एम बाय स्मॉल एम का रेशियो निकालो, देख सकते हो आ जाएगा तुम्हारे पास कैपिटल एम बाय स्मॉल एम सेम एज 4:1, व्हिच इज द फर्स्ट ऑप्शन, दैट्स द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाई इस बार आपसे पूछा है कि न्यूट्रॉन जो है इट अंडरगोज इलास्टिक कोलिजन दो केसेस में, एक बार ड्यूटेरियम के साथ और दूसरी बात कार्बन न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि फ्रैक्शन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। मैं क्या करूंगा ना कि इसको दो केसेस में सॉल्व करने की जगह एक ही केस में सॉल्व कर लेते हैं, जनरलाइज करके, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों केस में डिफरेंस क्या हो रहा है, जो सामने मास रखा हुआ वो डिफरेंस हो रहा है। पहले केस में सामने मास डबल था, सी न्यूट्रॉन से डबल होता है ड्यूटेरियम का, और दूसरे केस में सामने मास होता है 12 टाइम्स था। निकालना क्या है, हमें निकालना है फ्रैक्शन लॉस ऑफ इट्स एनर्जी, मतलब न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ हो। चलो देखते हैं, ऐसा करते हैं, मान लो एक मास है स्मॉल m और सामने हमारे पास एक मास है a इंटू स्मॉल m, एक नंबर है। मैं क्या करूंगा, फर्स्ट केस में a को रख दूंगा 2, ड्यूटेरियम बन जाएगा, और सेकंड केस में a को रख दूंगा 12, तो कार्बन एटम बन जाएगा। अच्छा ये मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, इलास्टिक कोलिजन होता है, और इलास्टिक कोलिजन होने के बाद मान लेते हैं जो हमारा इनिशियल मास था, स्मॉलर मास था, उसकी वेलोसिटी होती है v, और जो बिगर मास है कैपिटल M टू स्मॉल m, इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं w। तो मैं v निकालना चाहूंगा। आप जानते हो कौन सी दो इक्वेशंस है, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन करूंगा तो mu इक्वल टू mv प्लस am इंटू w, m कैंसिल कर दो, u इज सेम एज v प्लस a इंटू w आ जाएगा। लेट्स कॉल दिस फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को इक्वल कर दो, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, तो मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u सेम एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन w माइनस v। इन दोनों से मैं सॉल्व करना चाहता हूं v के लिए, तो w को एलिमिनेट कर लेते हैं। w को कैसे एलिमिनेट करेंगे भाई, इसमें a है ना, तो इसको भी a से मल्टीप्लाई करते हैं। सो लेट्स कॉल द सेकंड इक्वेशन, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
सो आई एम गोइंग टू डू लेट्स सी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर आएगा ए यू माइनस यू, सी सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, इज सेम एज यहाँ पे ए डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, उधर है माइनस ए वी, इधर है माइनस वी, तो हो जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस वन, सॉरी माइनस ऑफ ए प्लस वन इंटू वी। आप देख सकते हैं यहाँ से v का वैल्यू आ रहा है माइनस ऑफ ए माइनस वन डिवाइड बाई ए प्लस वन इंटू यू। वहां पे माइनस साइन आपको ये दिखा रहा है कि अगर सामने ए बड़ा है, ए वन से ज्यादा है, तो एक्चुअली टकराने के बाद ये लेफ्ट में जाने लगेगा। बट हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमें एक्चुअली केवल एनर्जी के फ्रैक्शन से मतलब है, कितना इसने लॉस किया है अपनी एनर्जी का फ्रैक्शन। तो कैसे निकालूंगा मैं? आई विल से फ्रैक्शनल लॉस। सी फ्रैक्शनल लॉस क्या होने वाला, निकाल लेते हैं। मैं बोलूंगा फ्रैक्शनल लॉस विल बी सेम एज फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये तो लॉस हो गया, डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ, सी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में तो है हाफ एम यू स्क्वायर, इसमें आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ एम यू स्क्वायर। मतलब कि आपके पास बच रहा होगा ये 1 माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर, और v बाई यू का रेशियो यहां से ना, तो इसको मैं लिख देता हूं 1 माइनस ए माइनस वन ओवर ए प्लस वन होल स्क्वायर। दोनों केसेस में आप a की वैल्यू डाल के, सी फर्स्ट केस में आप डालेंगे a की वैल्यू 2, क्योंकि फर्स्ट केस में यहाँ पे सामने जो मास था वो डबल था, और सेकंड केस में आप a की वैल्यू डाल देंगे 12, दोनों डाल के वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे अप्रोक्सीमेट भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कौन सा क्लोजर टू 1 है, कौन सा लेस देन 1 है। आप कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन आंसर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, यहां बोला है कि दो स्टेटमेंट से देखिए, स्टेटमेंट 1, एक पॉइंट पार्टिकल है मास m का, मूविंग विद स्पीड v, कोलाइड्स विद अनदर पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M, मैक्सिमम एनर्जी लॉस पूछा हुआ है। बच्चों अगर आपको पता नहीं है तो कोई भी कोलिजन में मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी हम निकाल सकते हैं, इट इज गिवन बाय हाफ इनटू रिड्यूस मास इनटू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको थ्योरी में जाके इसको रिवाइज करना चाहिए। कोई भी कोलिजन में आप बता सकते हैं दिस इज द मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और रिड्यूस मास से हमारा क्या मतलब है, अगर मास आपके m1 m2, तो बेटा जाएगा रिड्यूस मास का मतलब है हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2, और अप्रोच वेलोसिटी मतलब u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं। तो फिर बोल रहा है कि अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो पॉसिबल है वो क्या है, वो है सम f इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। तो f की वैल्यू बता रहा है, तो क्या आएगा देख लेते हैं। अगर मैं ये अपना ये फॉर्मूला यूज करूं, यहाँ पे हमारा केवल एक पार्टिकल मूव कर रहा था v वेलोसिटी से, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी तो जीरो थी, तो क्या आएगा मैक्सिमम लॉस। यहाँ से देखें, यहाँ से मैक्सिमम लॉस आएगा हाफ इंटू सी स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v माइनस जीरो होल स्क्वायर। आई थिंक आपको दिख रहा होगा स्टेटमेंट 1 करेक्ट आ रही है। देखो हाफ एम वी स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कैपिटल M बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, वो इसने यहाँ दिया हुआ है। एक्चुअली गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ तो ये स्मॉल m दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी स्मॉल m दिख रहा है, तो अगर ये स्मॉल m है तो ये गलत है, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 देखें, स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है मैक्सिमम एनर्जी लॉस अकर्स व्हेन द पार्टिकल्स गेट स्टक टुगेदर एज अ रिजल्ट ऑफ द कोलिजन, जो कि करेक्ट है। हम जानते हैं ना कि अगर सबसे ज्यादा लॉस की हमें बात करनी है, सबसे ज्यादा लॉस होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में, जबकि दोनों चिपक जाते हैं, एक साथ मूव करते हैं। तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 तब करेक्ट होती जबकि यहाँ स्मॉल m की जगह कैपिटल M होता, लेकिन अभी स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से हम कौन सा आंसर देंगे, हम बोलेंगे स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन का केस है, आपको गिवन है कि देयर इज अ बॉडी ऑफ मास 1.2 kg, सॉरी 2 kg मेकिंग एन इलास्टिक कोलिजन विद अ सेकंड बॉडी। मुझे लग रहा है 1.2 शायद इसका आंसर है, मैंने गलती से सीधा इसका आंसर ही बोल दिया। एक्चुअली 2 kg की बॉडी है, दिखा देता हूं मैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है लेट्स से u, सामने एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास अननोन है लेट्स से m। इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन के बाद आपको गिवन है कि जो ओरिजिनल 2 kg का ऑब्जेक्ट था वो अपनी 1/4 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, और जो अननोन मास है उसके लिए मान लेता हूं कुछ वेलोसिटी v। अब इलास्टिक कोलिजन है तो आप दो इक्वेशन लगा सकते हैं, आपसे बाय द वे अननोन मास पूछा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन, सी इनिशियल मोमेंटम सेम एज फाइनल मोमेंटम 2u/4 प्लस mv
यहाँ से एक रिलेशन आ रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ से रिलेशन आ जाएगा u माइनस सॉरी 2u माइनस u बाई 2, तो mv की वैल्यू आ रही होगी 3u बाई 2, फर्स्ट रिलेशन। और इसके अलावा आप लगा सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u सेम एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो मैं बोलूंगा v सेपरेशन इक्वल टू v अप्रोच, और देख रहे हो ना v सेपरेशन होगा v माइनस u बाई 4, जबकि v अप्रोच है u, तो यहां से एक और रिलेशन आ रहा है v इक्वल्स 5u बाई 4। दोनों से v की वैल्यू आ रही है, ऐसे करते हैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, तो v एलिमिनेट हो जाएगा। सी इफ यू डिवाइड दिस टू v विल कैंसिल, एंड फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करने के बाद मुझे दिख रहा है m का वैल्यू, लेट्स सी क्या आने वाला है लेफ्ट हैंड साइड, तो m बचेगा डिवाइड होने के बाद, इधर क्या बचेगा u कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 into 4/5, आई बिलीव दैट इज 12/10, सो 1.2 kg इसका आंसर होना चाहिए, व्हिच इज द सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, सॉरी जी हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हैज 4 पार्टिकल्स, चारों के मासेस गिवन है, चारों की एक्सेलरेशन गिवन है, आपसे पूछा है सेंटर मास की एक्सेलरेशन क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, आप जानते हैं सेंटर मास की एक्सेलरेशन इज गिवन बाय समेशन ऑफ mi ai मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय समेशन ऑफ mi। ठीक है, ये फॉर्मूला सीधा लगाने वाला हूं, वैल्यूज नोटिस करो। स्टार्ट करो यहां से, मास इसका m है, देख रहे हैं एक्सेलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस ai क्या। दूसरे को देखो, मास 2m है, एक्सेलरेशन ऊपर जा रही है 2m इंटू ए जे क्या। तीसरे को देख सकते हैं, मास है 3m, एक्सेलरेशन राइट में ए आई कैप, एंड फॉर द लास्ट वन 4m, एक्सेलरेशन देख सकते हैं इसका डाउनवर्ड जा रहा है, तो माइनस ए जे कैप, दिस डिवाइड बाय टोटल मास, और देख सकते हो टोटल मास आपको जाएगा 6 + 4 10 है। ठीक है, इसको बस सिंप्लीफाई कर लो। एक्स डायरेक्शन में देख सकते हो यहाँ -1 + 3, तो बच जाएगा +2, 2/10 यहाँ लिख लेता हूँ, तो एक्स डायरेक्शन बच जाएगा, आई एम सॉरी, एक्स डायरेक्शन में बच जाएगा, मैंने m कैंसिल कर दिया, एक्स डायरेक्शन में बच जाएगा +2, और y डायरेक्शन में देख सकते हैं यहाँ -4, यहाँ +2, तो -2, 2i - 2j डिवाइड बाय 10 बचेगा। ठीक है, विच मींस द करेक्ट आंसर शुड बी, और ऑब्वियसली सब में a तो कॉमन आ ही रहा है, तो 2 का फैक्टर कैंसिल करके आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। इसमें तो कुछ भी नहीं था, डायरेक्टली जो सेंटर मास का सबसे बेसिक रिलेशन होता है उसी के ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर से इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है। इट इज सेइंग देयर इज अ मास m1 मूविंग वेलोसिटी v2, अनदर मास m2 वेलोसिटी v2, एक कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज है ये, मासेस में वेलोसिटी में कोरिलेशन गिवन है। एक्चुअली इलास्टिक कोलिजन नहीं गिवन है, तो डेफिनेटली इवन अगर कोलिजन इलास्टिक नहीं है तो मैं जानता हूं मोमेंटम तो कंजर्व होता है। देखो यहाँ पे मैं पहले सिचुएशन को दिखा देता हूं, m1 was moving with velocity v1 and m2 was moving with velocity v2 x डायरेक्शन। और आपको क्या बोला हुआ है, इनके मासेस के बारे में देखो, रिलेशन बोला हुआ है, आपको बोला हुआ है कि m2 इज हाफ ऑफ m1, मतलब कि अगर इसको मैं m ले लूं ना, तो इसको मैं 2m बोल देता हूं। देख रहे हैं, m2 इज हाफ ऑफ m1, ऐसे लेके काम करेंगे। ठीक है, और कोलिजन के बाद क्या होता है, कोलिजन के बाद इनकी जो वेलोसिटीज आती है वो जाती है v3 एंड v4। देखो v3 दिया हुआ है हाफ ऑफ v1, तो इसको मैं v1/2 पहले लिख लेता हूं, और ये जो है हमारा, इसको मैंने मास 2m बोल दिया था, मास m जो है उसकी वेलोसिटी उसने दी हुई है v4। ठीक है, v3 v4 बोला हुआ था, v3 की वैल्यू ऑलरेडी डाल दी, मासेस का रेशियो भी ऑलरेडी डाल दिया। क्या करना है, मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। इनिशियल मोमेंटम देख लें, इनिशियल मोमेंटम बोलेंगे 2mv1 प्लस mv2 सेम एज, फाइनल मोमेंटम देखें 2m इंटू v1/2 प्लस mv4। पूछा क्या हुआ आपसे, आपसे पूछा है v1 का वैल्यू v2 और v4 के टर्म्स में, जो आपको अब दिख रहा होगा। देखो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं कैंसिल करके कॉमन टर्म्स, तो मुझे दिखेगा v1 सेम एज ऑन द अदर साइड v4 माइनस v2, which obviously is your answer, v4 minus v2, last option। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, नॉन यूनिफॉर्म रॉड का क्वेश्चन है। देखो, नॉन यूनिफॉर्म बार है, लेंथ l का, मास पर यूनिट लैम्डा इज इंक्रीजिंग विद डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड। तो पहले ऐसा करते हैं कि इसका फंक्शन लिख लेते हैं। मान लो ये मेरा लेफ्ट हैंड जो है लाइटर एंड है, x इक्वल टू 0, राइट एंड मेरा हैवियर एंड है, x इक्वल टू l। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लैम्डा is same as some lambda naught plus some constant into x। इनिशियल वैल्यू लैम्डा नॉट क्वेश्चन में गिवन, और क्या गिवन,
टोटल मास इज m अगेन, और कुछ भी और पढ़ने से पहले मैं इसको देख लेता हूँ। टोटल मास m है बेटा, टोटल मास इसका कैसे कैलकुलेट करोगे? हम बोल सकते हैं ना इसका टोटल मास कैन बी कैलकुलेटेड एज इंटीग्रेशन ऑफ एक एलिमेंट का मास, और एक एलिमेंट इस पे कैसे चूज करते थे याद करो, dx साइज का एलिमेंट चूज करते हैं यहां से x डिस्टेंस पे, उसका मास कैसे लिखते हैं, लैम्डा dx। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज सेम एज इंटीग्रेशन लैम्डा dx, 0 से लेके l तक। लैम्डा के वैल्यू ऊपर वाला फंक्शन ले लीजिए, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए एक रिलेशन आ जाएगा आपके पास, रिलेशन आएगा लिमिट्स लगाने के बाद m सेम एज, वेरीफाई करिएगा लैम्डा नॉट l प्लस सी एल स्क्वायर बाय 2। आप देख सकते हैं इस रिलेशन को, अगर मैं बोलता हूं फर्स्ट, तो अब आगे क्या करना है, अब आपसे बस पूछा हुआ है डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास फ्रॉम द लाइटर एंड, और कुछ ऑप्शंस दिए हुए। एक चीज नोटिस करो, ऑब्वियसली मुझे c गिवन नहीं है क्वेश्चन में, उसको मुझे एलिमिनेट करना है। यहां पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, नोटिस करें यहां से c का वैल्यू आ रहा है लैम्डा नॉट और मास के टर्म्स में, सी एल स्क्वायर बाय 2 इज सेम एज m माइनस लैम्डा नॉट l। इसको मैं आगे यूज कर सकता हूं। सेंटर मास की पोजीशन कैसे निकालते हैं, वो भी एक इंटीग्रेशन से निकालते हैं। इसमें बस एक और चीज आएगी, देखो यहाँ पे मास में तो मैंने केवल dm का इंटीग्रेशन किया है, लेकिन ऑब्वियसली x cm में क्या करना है, पहले इंटीग्रेशन x dm करना है और फिर मास से डिवाइड करना है, ठीक है ना। वैल्यूज डाल देते हैं, ऐसे करता हूं मैं बिकॉज थोड़ा सा ज्यादा क्लटर हो रहा है, तो ऐसे करते हैं इंपॉर्टेंट चीज रख लेते हैं, बाकी सब मैं इरेज करने वाला हूं, ठीक है। ये सब मैं इरेज कर देता हूं, इनफैक्ट ये भी सब मुझे नहीं चाहिए अब, ये सब भी इरेज कर देते हैं, इसको बस साइड में रख लेते हैं, ओके। चलिए आगे चलते हैं। x dm बाय मास का इंटीग्रेशन करना था, dm मुझे पता है लैम्डा dx, तो यहाँ पे जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x लैम्डा, लैम्डा था मेरा लैम्डा नॉट प्लस सी एक्स, dm की वैल्यू डाल रहा हूं देखो, लैम्डा dx, लैम्डा dx डिवाइड बाय टोटल मास, एंड फिर से आपको लिमिट्स लगानी है 0 से l, लिमिट्स लगाएंगे तो आपके पास मिलेगा, लेट्स सी, x dx का इंटीग्रेशन पहले में आ जाएगा लैम्डा नॉट l स्क्वायर बाय 2, नेक्स्ट में देखो आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सो सी एल क्यूब बाय 3 दिस डिवाइड बाय टोटल मास, ये अपने को करना है। इसमें बस अब सी एल स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू डाल लेते हैं, सी एल स्क्वायर बाय 2 अगर ये है तो सी एल क्यूब बाय 3 कितना होगा, देख लीजिए। तो मैं बोल सकता हूँ सी एल स्क्वायर अगर ये तो हो जाएगा 2 बाय 3 एल इंटू एम माइनस लैम्डा नॉट, ठीक है। ये वैल्यू उठा के नीचे रख देते हैं और सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर एग्जैक्टली क्या आ रहा है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ स्पेस दे देता हूँ भाई, और अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आने वाला है, लेट्स सी। मैं कैलकुलेशन अगर करूं तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट टर्म में है लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाय 2m, नेक्स्ट टर्म में देखो सी एल क्यूब बाय 3 जो यहाँ था, सो 2l बाय 3 इंटू m माइनस लैम्डा नॉट डिवाइड बाय m, ये आपका है, ठीक है। और इसका मतलब आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने एक चीज यहाँ पे मिस कर दी है, क्या ये m माइनस लैम्डा नॉट l था, है ना। यहाँ पे देखें सी एल स्क्वायर बाय 2 m माइनस लैम्डा नॉट l था, वो एक्चुअली वहां पे छुप गया है, which is why I think I made a mistake. Let me just correct this. देखो यहाँ पे क्या है ना कि I missed an L here. ये L, ये L है, ठीक है। उसको करेक्ट कर देते हैं, तो लास्ट में यहाँ पे भी एक L आने वाला है। क्या रहा आंसर, कैन यू चेक, देखो एक टर्म तो आ रही है 2l बाय 3, देख रहे हो फर्स्ट टर्म 2l बाय 3 कहाँ पे, यहाँ पे। उसके अलावा क्या टर्म बचेंगी, यहाँ पे देखिए लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाय m, इसके साथ कोफिशिएंट हाफ है, और यहाँ पे लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाय m के साथ कोफिशिएंट होगा -2 बाय 3, मतलब कि आपके आंसर में आ रहा है एक तो 2l बाय 3 और एक आ रहा है लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाय m के साथ हाफ -2 बाय 3। आप वेरीफाई कर सकते हो ना, हाफ -2 बाय 3 होगा -1 बाय 6, यानी कि आंसर कौन सा होगा, ये वाला आंसर होना चाहिए। देखो फर्स्ट टर्म भी मैच कर रही है, यहाँ पे भी -1 बाय 6 आ रहा है, सेकंड टर्म भी मैच कर रही है, दैट इज योर आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज। इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है, आपको बस इतना बोला है कि इफ यू थ्रो समथिंग अप, मान लीजिए किसी चीज को ऊपर थ्रो करते हैं, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, कोलिजन्स करता है, ऐसे बार बार कोलिजन्स करता रहता है, तो उसका मोमेंटम वर्सेस हाइट ग्राफ कौन सा होगा। एक्चुअली मैं बोला था बार बार कोलिजन्स करता है, दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही बार का दिया हुआ, देखो मोमेंटम जो है एक पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट हुआ केवल एक नेगेटिव वैल्यू तक चला गया, तो एक ही साइकिल का दिया हुआ है। कैसे करेंगे, मैंने वहां पे इसी से इसलिए स्टार्ट किया कि बेटा मुझे पता है इनिशियली जब मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूँ, इनिशियली तो मोमेंटम पॉजिटिव रहा होगा, इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम हाइट पे 0 होगा, और फिर जब वापस आएगा तो नेगेटिव होगा, इसलिए मुझे पता है स्टार्ट करेगा पॉजिटिव से एंड करेगा नेगेटिव से।
हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगे बेटा भाई कि लीनियर ग्राफ आना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं लीनियर ग्राफ नहीं आएगा, क्योंकि मोमेंटम स्पीड से हमें मिल जाएगा ना, और स्पीड आप जानते हो, अगर आपने ऐसे किसी चीज को थ्रो किया, लेट्स से वेलोसिटी u से, एक हाइट h पे अगर इसकी स्पीड निकालना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं ना v स्क्वायर सेम एज u स्क्वायर माइनस 2gh, which means v is same as root of u square minus 2gh. इंपॉर्टेंटली आप देख रहे हैं यहाँ पे v का पावर 2 h का पावर 1, यानी v और h में ग्राफ पैराबोलिक है, और जो स्पीड और हाइट में ग्राफ होगा वैसे मोमेंटम और हाइट में भी होगा, बिकॉज समझते हैं ना मोमेंटम इज जस्ट mv। तो मोमेंटम और हाइट में ग्राफ पहली बात तो पैराबोलिक होना चाहिए, और दूसरी बात पॉजिटिव से शुरू होकर वापस नेगेटिव तक जाना चाहिए। ऑब्वियसली द आंसर इज ऑप्शन डी। बच्चों इस वीडियो में हमने सेंटर मास और मोमेंटम के कुछ क्वेश्चंस किए प्रीवियस ईयर से। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।